अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान उज़मा शबीर आपका खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाज़रीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत चुनते हैं और उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो रहेगा द एवोल्यूशन ऑफ जर्नलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग मीडिया प्रोफेशनल्स। नाज़रीन, चूंकि आज डिजिटल मीडिया का दौर है और हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ चंद मेहमान मौजूद हैं जिनके ख्यालात, तजुर्बात और नज़रियात को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे मेहमानान से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अमान शाह, जो कर रहे हैं बैचलर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अमर सिंह कॉलेज से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा बाजिला मंजूर, जो कर रही हैं बैचलर्स डिग्री मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आलिमा, जो कर रही हैं बैचलर्स डिग्री मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के हमारे प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे अमान साहब, जानना चाहेंगे जब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है, और बीइंग अ स्टूडेंट आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, या चाहे हम बात करेंगे जो यंग मीडिया प्रोफेशनल्स हैं उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो जैसे जैसे चैलेंज आते हैं उनका हल तलाश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन से ऐसे हल है जो हम तलाश कर सकते हैं जो भी चैलेंज है उनके लिए? जी, मैं पहले कहूँगा आपको जो भी जर्नलिस्ट है आज, यंग जर्नलिस्ट, उनको एक्यूरेसी, ऑनेस्टी ज़रूरी रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर मुझे लगता है चैलेंज, आपने बात की चैलेंज के लिए, या हमें अगर कोई भी हमें प्रोजेक्ट मिले उसके लिए हमें परमिशन लानी पड़ती है। उसमें इंसान अटक जाता है, कहीं कहीं इंसान अगर परमिशन लाता है उसको ये महीनों लग जाते हैं परमिशन के लिए। उसके लिए उसको बहुत दिक्कत करना पड़ता है ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। और बात की आपने डिजिटल जो मीडिया है ना, फेसबुक जर्नलिस्ट, उसने बहुत मुझे लगा है बड़ी मचाई है यहाँ। आप देख रहे हैं हर कोई आज फेसबुक मीडिया पे कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, उस पर आधी झूठी खबरें भी होती हैं, बिल्कुल फेक न्यूज़ भी। उसके लिए हमें पता नहीं होता, यहाँ लोग उस पर मान लेते हैं सच यही सच है, बट एक्चुअली वो फेक होता है। मुझे लगता है वो हमें ये ऑनेस्टी के साथ करना हम पड़ेगा। ये भी कह सकते हैं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी कम होगी जो हमारे यंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे और जानने की कोशिश करेंगे, फिलहाल हम आपकी ओर रुख करते हैं। सो बीइंग अ स्टूडेंट, आपको क्या लग रहा है जो आपको एजुकेशन मिल रही है, जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है, क्या वो आपको प्रिपेयर कर रही है ताकि आप कंट्रीब्यूट कर सको सहाफत के मुतहरिक मंजरनामे में? Okay, so first of all, thank you for having us here. And now coming back to the question. So, before pursuing this field, as a layman, I used to think journalism बहुत easy है। मैं कुछ videos देखती थी, news stories देखती थी, and I was like मैं भी कर सकती हूँ, ये कोई भी कर सकता है, इतना कोई मसला नहीं है इसमें। Even अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। But after I pursued this field, I opted for this field. मेरी जो इमेज है जर्नलिज्म की वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई। एंड आफ्टर दैट आई थॉट नो, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। एंड जब मैंने इसको इन डेप्थ जाना, बहुत डीप हम इसमें गए, हमें सिखाया गया मीडिया एथिक्स क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म क्या होती है, इम्पॉर्टेंस क्या है एक्यूरेसी की, ट्रांसपेरेंसी की, फेयरनेस की इम्पॉर्टेंस क्या है, मीडिया लॉज क्या है। तो उन सब चीज़ों की वजह से हमारे अंदर एक क्लैरिटी आ गई इस चीज़ के रिलेटेड। एंड जो हमारा डिपार्टमेंट है मीडिया स्टडीज़ का, वो ज़्यादातर फोकस करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे। एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर परवेज सर, जिनकी गाइडेंस में रह के हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखना बाकी है। एंड आई थिंक जब इंसान के पास नॉलेज होती है, नॉलेज इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन वन कैन हैव। तो जब आपके पास नॉलेज हो, क्लैरिटी हो किसी फील्ड के रिलेटेड, उसके बाद ही आप उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। So, yeah, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ओर आते हैं आलमा जी, जानेंगे आपसे चूँकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पास्ट डिकेड से कैसी जो ये डिजिटल मीडिया ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया और इस खास मौजू पे हमें रोशनी डालने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। रही बात डिजिटल की, अगर हम बात करें पहले पोस्ट इंटरनेट और प्री इंटरनेट की, जो इंटरनेट, जब इंटरनेट दौर नहीं था तब हमारे पास जर्नलिज्म क्या था,
जर्नलिज्म हमारे पास रेडियो और न्यूज़पेपर था। बिल्कुल। तो जब से इंटरनेट आया 2003 के बाद, 2003 के एंड में जब इंटरनेट आया, कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहले आया, तो उसके बाद जर्नलिज्म ने अपनी शेप ही बदल दी। बिल्कुल। मतलब इसकी पूरी फॉर्म ही बदल गई। जर्नलिज्म में आ गया फेसबुक वगैरह बाकी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, तो लोग डिजिटल होने लगे। अगर हम बात करें हमारे जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म था जो कि प्रिंट था, तो वो तो बिल्कुल ही बदल गया। अब तो प्रिंट न्यूज़पेपर्स हमें हाथ में होते हैं, लाइक ई पेपर्स आते हैं हमारे पास, तो उसने तो बिल्कुल ही चेंज, उसमें तो बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज आई डिजिटल की वजह से। जो लोग पसंद करते थे न्यूज़पेपर पढ़ना, कश्मीर में उर्दू न्यूज़पेपर के बहुत ज़्यादा हेवी रीडर्स थे, मतलब कि जो 2 घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। अब उनके पास जो न्यूज़ आई वो एक वीडियो के फॉर्म में आई, वो ज़्यादा इजी हो गया उनके लिए। लाइक वो रास्ते में चलते चलते भी देख सकते हैं न्यूज़, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो डिजिटल, अगर हम बात करेंगे डिजिटल की वजह से हमारे प्रिंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स की, जो जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली उसकी बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में 373 न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। 373 में अगर पर्टिकुलरली कश्मीर का देखा जाए तो कश्मीर में 172 अप्रॉक्सीमेटली उधर उधर हो सकता है, 172 न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं कश्मीर में। इसमें उर्दू लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर ज़्यादातर आते हैं वो है 119, और इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आते हैं वो है 47, एंड बाकी 6 जो है वो आता है बाकी लैंग्वेज में। अगर हम बात करें कश्मीर में, जैसा कि मैंने बोला, उर्दू के ज़्यादा हेवी रीडर्स थे, 2 घंटे से ज़्यादा जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। पिछले 2014 के बाद से जो देखा गया, उर्दू न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन आ गया। उर्दू न्यूज़पेपर्स 2000 सर्वे के हिसाब से 2004 के बाद 2018 तक 1800 न्यूज़पेपर्स बंद हो गए। तो इस हिसाब से तो देखा जाए डिजिटल ने जगह ले ली न्यूज़पेपर, हमारे जो रीडर्स थे उर्दू डिजिटल की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज भी आ गया। उर्दू रीडर्स भी कम हो गए, या यूं कह सकते हैं डिजिटल ने न्यूज़पेपर्स को ही खा लिया। लेकिन हम तब भी कह सकते हैं कि अखबार कभी मरा नहीं। ये किसी इंसान ने बोला कि अखबार कभी मरा नहीं है। लाइक इसमें ये कह सकते हैं कि सर्वे के अकॉर्डिंग जो 2000 आने वाले जो साल है, सर्वे के अकॉर्डिंग डिजिटल मीडिया रेज होने वाला है 40% से डिजिटल मीडिया अगर देखा जाए तो आगे। अखबार हम देखेंगे नहीं, प्रिंट में तो वो तो अब हमारे हाथ में ही है। तो 2014 के बाद से जैसा कि मैंने कहा शार्प डिक्लाइन हुआ है। 27% जो न्यूज़पेपर्स है उर्दू न्यूज़पेपर्स वो डिक्लाइन हुए हैं। तो यूं कह सकते हैं कि डिजिटल ने वो जगह ही ले ली हमारे ट्रेडिशनल मीडिया की, जो कि न्यूज़पेपर और रेडियो था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आलमा जी कह रही थी कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है जैसे न्यूज़पेपर्स है, रेडियो है, इनकी जो रीडर्स है या सुनने वाले हैं उनमें हमने देखा है शार्प डिक्लाइन आ गया है। तो आपको क्या लगता है इस डिजिटल दौर में अभी भी क्या ट्रेडिशनल मीडिया का क्या रोल रहता है? ये ट्रेडिशनल मीडिया का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पर डिपेंड करता है आपका ये आज के जो यूथ है बहुत आज न्यूज़पेपर्स बहुत कम पढ़ते हैं और रेडियो भी कम ज़्यादा। आज अब देखेंगे आज शॉर्टकट लेने के लिए ज़्यादा डिजिटल मीडिया यूज़ किया जाता है यूथ, क्योंकि आजकल तो फेसबुक पे ही आ जाता है न्यूज़, मोस्टली करंट करते हैं वही। बट एक्चुअली जो ये प्रिंट मीडिया और रेडियो बहुत आजकल इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, हर कोई पढ़ सकता है, क्योंकि जो रेडियो है बहुत आपको फ्रीली एक्सेस मिलता है और ऑडियो मीडियम से बहुत फ़ायदे होते हैं, हर कहीं जगह सुन सकते हो। जो प्रिंट मीडिया है इससे जो हर कोई लोग जो है गांव में देखेंगे, अब शहर में बुजुर्ग लोग हर कोई ये पढ़ता है, अब देखेंगे हर कोई मॉर्निंग में पढ़ता ही पढ़ता है। जो ये फेसबुक है, जो ऑडियंस है डिपेंड करती है, ऑडियंस मोस्टली फेसबुक टीवी पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना। उससे मुझे लगता है ज़्यादा प्रिंट मीडिया ही पे देखना पड़ेगा, उससे बेटर होता है, आपका ये राइटिंग भी अच्छा हो जाता है उसका। और हम ये कह सकते जो हमारी सीनियर जनरेशन है कहीं ना कहीं वो अभी भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं रेडियो सुनते हैं और जो भी न्यूज़ होती है वहाँ से वो सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये रुख करते हैं जब हम बात करते हैं कोई भी सेंसिटिव इशू जब कवर करना होता है किसी भी जर्नलिस्ट को, तो वो कैसे ऑब्जेक्टिविटी और एम्पैथी को बैलेंस कर सकता है जब वो उस सेंसिटिव इशू को कवर कर रहा है, उसको रिपोर्ट कर रहा है? Okay.
So while capturing a sensitive issue, जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तब हमें ध्यान में ये रखना है, ये बहुत ही क्रूशल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिविटी और एम्पैथी को बैलेंस करना. सो उसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज है जो हम अडेप्ट कर सकते हैं, जो हमें काफ़ी हद तक हेल्प करेगी इन दोनों को बैलेंस करने के लिए. जैसा कि वाइल रिपोर्टिंग ऑन अ सेंसिटिव इशू हमें पहले ही क्या करना है, वी हैव टू सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम पर्सनल ओपिनियंस. जो हमें रिपोर्टिंग हो रही है सामने, वो जैसी हो रही है हमें उसको एज वैसी रिपोर्ट करना है. हमें वेरीफाइबल फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन बाइस्ड ओपिनियंस और पर्सनल ओपिनियंस. सो एंड वन मोर थिंग, हम क्या कर सकते हैं, हमें ओपिनियंस लेने डाइवर्स वॉइसेस से, खाली एक से नहीं, बहुत सारे लोगों से डिफरेंट ओपिनियंस लेने हैं. सो जिससे होगा कि पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट आएंगे तो कोई अनबाइस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा उस वजह से. एंड वन थिंग वी कैन डू इज वी हैव टू अवॉइड अजम्पशंस. हमें अजम्पशंस पूरे अवॉइड करने हैं. हम नहीं अज्यूम कर सकते अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के बारे में खुद अज्यूम नहीं करना है. इंस्टेड वी हैव टू फोकस ऑन फैक्ट्स एंड वेरीफाइबल सोर्सेज, वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन. एंड व्हाट एल्स वी कैन डू इज व्हाट एल्स वी कैन डू जी वेरीफाइंग फैक्ट्स. हमारे पास सोर्सेज बहुत सारे हैं जिससे हम एक ऑथेंटिक डाटा ला सकते हैं. लाइक वी हैव ऑनलाइन वेबसाइट. इसके साथ साथ मुझे लगता है हमें जो कवर कर रहे हैं, जो उसके साथ रिलेटेड लोग हैं, उनके इमोशंस को भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है. एट द सेम टाइम मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर यहाँ पे एम्पैथी की बात है, उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, हमें एक सेंसिटिव इशू है जो जिसका हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें उसका बैकग्राउंड जानना है, हमें उसके ह्यूमन टच, वी हैव टू ऐड काइंड ऑफ ह्यूमन टच टू इट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोगों के जो इमोशंस है ना वो उसके साथ रिलेट हो पाएंगे, लोग रिलेट हो पाएंगे, इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज के साथ. एंड अगर आपकी कोई पर्सनल स्टोरी है आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, सो दैट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एम्पैथी का एंड लोग भी रिलेट कर पाएंगे उसके साथ. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आगे और जानने की कोशिश करेंगे आपसे, फिलहाल आपकी ओर करते हैं रुख. जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये कैसे एक अपॉर्चुनिटी है या ये चैलेंज है हमारी जो यंग मीडिया प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए? देखिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये दोनों, एक तो अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक चैलेंज भी है यंग जर्नलिस्ट के लिए. लाइक सोशल मीडिया कैसे अपॉर्चुनिटी है, पहले तो क्या है कि ये एक लार्ज ऑडियंस तक मैसेज कन्वे करती है बहुत इजीली, क्योंकि एक क्लिक पे ही वीडियो अपलोड हो गया और लार्ज ऑडियंस गैदर कर सकते हैं ये इजीली. और ये चैलेंज है कि हम अपनी आवाज़ रख सकते हैं. अब मतलब कोई इशू है जो कि एक हायर अथॉरिटी तक पहुंचाना है, तो ये एक वो चैनल है एक हिसाब से जहां पे हम अपनी आवाज़ रख सकते हैं, अपनी इश्यूज रेज कर सकते हैं. एक यंग जर्नलिस्ट की अगर बात करें, थ्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा है. लाइक ऑनलाइन फेसबुक जर्नलिस्ट, जैसे कि अमान साहब ने भी अभी बात की कि फेसबुक जर्नलिस्ट लाइक वो किसी की प्राइवेसी का ख्याल ही नहीं करते. लाइक इथिक्स नाम की चीज़ वहाँ पे रही ही नहीं है. किसी के घर पे कोई हादसा हो गया, कैमरा उठा के उनके घर पे ही चले जाते. बिल्कुल सही. और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत वायरल हो जाती है इसमें. तो ये चीज़ है कि मतलब अगरचे इसके फायदे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं हम पे, क्या हमें बहुत सारे नुकसानात देखने पड़ते हैं. और इवेंचुअली अगर हम फेसबुक जर्नलिस्ट की बात करें, वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट पे भी थ्रेट ही है. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप क्यों रुख करते हैं बाज़ला जी, जब बात करते हैं हम स्किल्स की या जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, क्या कुछ आपको लगता है जो आपको प्रोवाइड हो रहा है, क्या वो सफिशिएंट है कि आप इस फील्ड में महारत हासिल कर सके, या कुछ और आपको लगता है ऐड करने की ज़रूरत है इसमें? जी मैं खाली अपनी नहीं, मैं जनरली बात करूंगी कि हमारे पास क्या स्किल्स होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इस फील्ड में सक्सेस पा सके. सो फर्स्टली जर्नलिज्म एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ मासेस. सो फर्स्टली हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए. हमारी कम्युनिकेशन, हमारी राइटिंग स्किल्स
as well as editing skills ہماری کافی اچھی ہونی چاہیے. After that we should have multimedia story telling. یہ ہمارے پاس ability ہونی چاہیے اسٹوری کو نریٹ کرنے کی in different forms of medium, whether it be audio, whether it be video, یا whether it be text. تو ہم able ہونے چاہیے ایک اسٹوری کو ڈیفائن کرنا, اس کو نریٹ کرنا through different mediums. آفٹر دیٹ آج کے دور میں خاص کر ہمارے پاس ڈیجیٹل لٹریسی ہونی چاہیے, پروفیشنسی ان یوزنگ ڈیجیٹل ٹولس, کیونکہ ابھی وہ دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا ابھی. سو وہ ہونا چاہیے ایک انسان کے پاس, اس کو یوز کرنا آنا چاہیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس اینڈ ادر سائٹس ٹو رپورٹ اور ٹو کمیونیکیٹ ود دی ماسز. فردر ہمارے پاس اور بھی باقی اسکلس ہونی چاہیے, جیسے وی شوڈ بی گڈ لسنر ایز ویل ایز اے گڈ اسپیکر, کمیونیکیشن کویشچنس ہمارے یہ ہونے چاہیے, اینڈ ہمیں ڈیٹا انالیسس کرنا آنا چاہیے, ریسرچ کنڈکٹ کرنا آنا چاہیے. سو ان سب پہ فوکس کر کے ہم اس میں سکسیس پا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کیوں رخ کرتے ہیں امان صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کالج کی, چونکہ آپ طالب علم ہیں امر سنگھ کالج کی, تو آپ کو کیا وہ انف پرووائڈ کر رہے, کچھ پروگرامس ایونٹس یا ورک شاپس آرگنائز کر رہے جو آپ کو مدد کر رہے ہیں اس میں؟ ایکچولی میں اپنے پروفیسر صاحب کا ڈاکٹر پرویز مجید لون صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی تھی کالج میں, جتنے بھی آج تک ایونٹ ہوئے 3 سالوں سے, انہوں نے مجھے پہلے بھیجا ایونٹ میں. اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے ملا, چاہے وہ کوئی بھی ایونٹ ہو, NSS کا ایونٹ ہو, کوئی بھی یہ ڈرگ ایونٹ ہو, کوئی بھی, میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے. اس سے سر نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی, جب تک آپ فیلڈ میں نہیں جاؤ گے تب تک کچھ سیکھو گے نہیں, جانو گے نہیں دوسروں کا یہ درد, تب تک کچھ سیکھ کے نہیں آؤ گے. اس سے مجھے لگتا ہے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس سے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جنرلی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, اگر ہم اسپیشلی بات کریں کشمیر ریجن کی, یہاں پہ رپورٹ کرنا ہے, تو ایک جرنلسٹ کے اندر پہلے اس کو 2 چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی ہے. اس کو اویئر رہنا ہے یہاں کے ماحول سے, اور اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جو ڈائیورس کلچر ہے کشمیر کا, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اور اس کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے کہ مجھے کیا ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑ سکتی ہے وائل رپورٹنگ, اور جو بھی مجھے چیلنج سامنے آ سکتے ہیں ان چیلنجز کو لے کر میں پروفیشنلزم کو کیسے بیلنس کروں وائل رپورٹنگ. سو اس کے اندر وہ اسکل بھی ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی اور عالمہ جی رخ کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی, تو ہم دیکھتے ہیں کئی سارے ریجنل چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر چاہے وہ سوشو اکنامک ہو, سوشل ہو, پولیٹیکل ایشو ہو. تو ان ریجنل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں جو سٹیزن جرنلزم ہے وہ کیسے اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور آپ اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہو؟ جی, جو سٹیزن جرنلزم ہے نا, لائک اگر ہم دیکھیں نا, آج ہر ایک جرنلسٹ کس چیز کے پیچھے پڑا ہے, وہ ہے لائک بڑی بڑی چیزیں جہاں پہ کوئی بھی پہنچ سکتا ہے, مطلب بڑے بڑے لوگ. لیکن جو یہ ایک لوکل سطح پہ چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں نظر انداز ہو رہی ہیں, ان کو لائک دیکھا ہی نہیں جاتا ہے, جیسے کہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. جو سٹیزن جرنلزم ہے نا, اس میں ایک کنسیپٹ ہے ہمارا, مطلب ہمارا ایک الگ سا سلیبس رہتا ہے, الگ سا اسکل سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں, کمیونٹی جرنلسٹ. کمیونٹی جرنلسٹ بھی سٹیزن جرنلسٹ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ ایک فیلڈ, پرٹیکولر فیلڈ میں اس نے مہارت کی ہوتی ہے, ایک سیمی پروفیشنل ہم کہہ سکتے ہیں. تو ان کا ایک بہت اہم رول رہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو وہ ہائر اتھارٹیز تک لے جائے, تاکہ ہائر اتھارٹیز تک ان کے بھی لائک بجلی کا ایشو ہوتا ہے, پانی کا ایشو ہوتا ہے, سڑکوں کا ایشو ہوتا ہے, وہ ایشو کون دیکھے گا, وہ چیزیں کون دیکھے گا, وہ ایک لوکل سطح پہ مطلب جو وہ چیز سفر کر رہا ہوگا ایک سٹیزن ہی دیکھے گا. کمیونٹی جرنلسٹ کی اگر ہم بات کریں, کمیونٹی جرنلسٹ کا بھی رول ہوتا ہے کہ وہ ود ان کمیونٹی رپورٹ کرتا ہے, ان کے مسئلے مسائل دیکھتا ہے, ان کی وہ ضرورتوں پہ کام کرتا ہے. کمیونٹی جرنلسٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم بس نام سن رہے ہیں. بہت سارے لائک ہمارے پاس بہت ساری ویب سائٹس ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونٹی لیول پہ بھی لوگ کتنا کام کر رہے ہیں, بالکل صحیح, بیسک لیول پہ بھی لوگ کتنا حد تک کنٹریبیوشن اپنا دے رہے ہیں. لائک وی ہیو ویب سائٹ بیٹر انڈیا. بیٹر انڈیا ویب سائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نیگیٹو افیکٹ نہیں دیکھ رہے, نیگیٹو سائڈ نہیں دیکھ رہے انڈیا کا, ہم ایک پازیٹیو سائڈ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کس حد تک آگے بھی بڑھا ہے. اور ہمارے پاس اور ایک ویب سائٹ ہے لائک پیپل آرکائیو آف رورل ایریا,
उस पे भी हम देख सकते हैं कि लोग कितना कंट्रीब्यूट करें अपनी कम्युनिटी पे, और एज कम्युनिटी एज प्रोफेशनल ऑफ इन जर्नलिज्म के दौर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इस चीज़ में कि मैं उनके साथ काम कर सकती हूँ कि उनको, ताकि वो भी स्टैंडर्ड और इथिक्स उनमें भी मेंटेन हो, वो भी ये चीज़ जाने कि स्टैंडर्ड क्या होता है, इथिक्स कैसे होता है। ये नहीं कि उठो और जाओ, किसी के घर पे मसला है और कैमरा मुंह में ही ले जाओ। बिल्कुल। और ये ध्यान में नहीं रखनी है कि प्राइवेसी कहीं पे है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे भी देखेंगे कोई इंसान फॉर एग्जांपल बेहोश पड़ा है, ड्रग एडिक्ट है, सीधे उठाते हैं फोटोग्राफ और सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड करते हैं। प्राइवेसी तो कहीं पे रही ही नहीं है। तो ये चीज है कि मैं उनके साथ, ताकि उनके इश्यूज भी आगे जाकर उनको भी हाइप मिले, वो भी उन अथॉरिटीज तक पहुंचे जो कि वो जहां के वो होने चाहिए, और उनके भी मसले मसाइल सुलझ जाए। So I think it's providing a medium for locals so that they can raise their voice, अपने concerns share कर सके। एंड आई थिंक जैसे आलमा ने बोला कि मैं कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती हूँ एज अ कम्युनिटी जर्नलिस्ट, हम क्या कर सकते हैं कि वी शुड हाईलाइट लोकल हीरोज जो ऑर्डिनरी पीपल ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आई मीन टू से जो ऑर्डिनरी पीपल जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है लोगों पे। बिल्कुल जी। जब हम बात करते हैं जो यंग जर्नलिस्ट हैं, तो क्या आपको लग रहा है उनको इनफ सपोर्ट मिल रहा है ताकि जो एथिकल जर्नलिज्म है वो उसको प्रैक्टिस कर सके? Okay, so truly being honest, for me, I think there's still a long way to go in terms of supporting young journalists who are trying to practice ethical journalism here. तो डिस्पाइट कि कुछ इनोवेशंस की गई है जिसमें जो फोकस कर रही है एथिकल जर्नलिज्म पे, उस सब को छोड़ के स्टिल जो यहाँ पे यंग जर्नलिस्ट्स है या सीनियर जर्नलिस्ट्स है, उनको अभी भी काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ रही है, काफ़ी चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगी है। सो और स्टिल अभी भी किसी हद तक उन पे अभी भी प्रेशर है ताकि उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े एथिक्स पे, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो फॉर मी आई थिंक अभी उतना सपोर्ट नहीं है इनको यंग जर्नलिस्ट जितना होना चाहिए। बट टू मेक दिस पॉसिबल हम क्या कर सकते हैं, हम इनोवेशंस कर सकते हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिनका मेन फोकस किस पे हो, एथिकल जर्नलिज्म पे, जर्नलिज्म के एथिक्स पे, मीडिया लॉज पे हो, ताकि उनको समझ आए इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, फेयरनेस क्या है वाइल रिपोर्टिंग समथिंग। एंड हमें लोगों में भी अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आई थिंक कश्मीर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, जो खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं लेकिन वो असल में जर्नलिस्ट है नहीं। तो अगर हम उन लोगों में भी अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, उनको भी समझ आ जाएगा व्हाट एक्चुअल जर्नलिज्म इज, एंड उसके बाद लोगों को भी आई थिंक अवेयर होके उतना मसला नहीं होगा इसमें, तो ये स्मूथली हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्यों रुख करते हैं, बात करते हैं जो यंग मीडिया प्रोफेशनल्स है वो माजी से कैसे सीख सकते हैं ताकि जो फ्यूचर है जर्नलिज्म का उसको बेटर बनाया जा सके? जो मुझे लगता है जो यंग जर्नलिस्ट है उनको जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है उनसे बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने जर्नलिस्ट है ना उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया और हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा उन्होंने किया। क्योंकि आप देखेंगे आज के जो यंग जर्नलिस्ट है उतना हार्ड वर्क है बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना आज के आप देखेंगे। उन्होंने बहुत पहले के टाइम में बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ वॉर्स, ये कर्फ्यूज़ में बहुत उन्होंने जान गंवाई है। आज के जो देखेंगे ना, जो इसमें आधे लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, इसमें बहुत ये सैलरी कम मिलती है, उस वजह से आधे जर्नलिस्ट जो है यंग जर्नलिस्ट वो कंटिन्यू नहीं करते हैं इसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्यों रुख करते हैं, जब हम बात करते हैं जो फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है, क्योंकि हमने पहली बात की कि सोशल मीडिया का ज़माना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर जगह हम देखते हैं कि जो फेक न्यूज़ है, रूमर्स है, उनको स्प्रेड किया जा सकता है। तो क्या कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए हमारे यंग जर्नलिस्ट की ताकि जो ये फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है इसको रोका जा सके? देखिए पहले तो डिजिटल ज़माना है, पहले हमने डिजिटल पे ही बात की कि डिजिटल हो रहा है सब कुछ। तो जब कोई चीज़ स्प्रेड हो रही है चाहे वो फेक हो, उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाती है।
تو اس چیز میں تو یہ بہت مشکل ہے کہ اس چیز کو روکنا کہ کیسے روکے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو فرق رہے کہ غلط نیوز کیا ہے اور صحیح نیوز کیا ہے. جیسے بازلا نے بھی ابھی بولا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو بول رہے ہیں کہ ہم جرنلسٹ ہیں لیکن وہ جرنلسٹ ایکچولی ہیں نہیں. یہاں پہ اگر دیکھا جائے ہر 10 لوگ میں 4 لوگ ایسے ہوں گے جو بولیں گے, جو رپورٹنگ کر رہے ہوں گے اور بولیں گے ہم جرنلسٹ ہیں. بالکل. تو ایسے میں جب دیکھیں گے کہ ہر کوئی ہم جہاں بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹنگ کریں, ایسے میں ہم فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم فرق کریں کہ صحیح نیوز کیا ہے اور غلط نیوز کیا ہے. فار ایگزامپل میں جو ریسنٹ حادثہ ہوا تھا وہ گنڈبل والا حادثہ ہوا تھا, تو اس میں کیا جب بھی ہم سکرول کر رہے تھے یوٹیوب ہر جگہ آ رہا تھا گنڈبل میں, مطلب اتنے ریومرز پھیلے کہ اتنے لوگ تھے ایسے تھا. مطلب اس ٹائم پہ مطلب یہ ایک ایسا حادثہ تھا, اس ٹائم پہ ہمیں مشکل ہو رہا تھا کہ ہم کس پہ ٹرسٹ کریں. مطلب ہر ایک انسان کے منہ پہ کہیں بول رہے تھے 100 لوگ تھے, کہیں بول رہے تھے 150 لوگ تھے, کہیں بول رہے تھے مطلب اس ٹائم پہ کہ بہت مشکل. اور ایسے میں ہم کیسے کر سکتے تھے کہ ہم فیک نیوز کو سپریڈ کرنے سے روکیں. بالکل, جیسے بازلا جی نے کہا تھا کہ ایزمپشنز کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, تو ہر کوئی اپنا ایزمپشن جیسے کہ دیکھیے ابھی ہم بات کریں بہت ساری ایسی نیوز چینل ہے جو ابھی بھی جو نیوز دکھاتے ہیں وہ ایک اوتھینٹک نیوز ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں میں ایک اویئرنیس لا سکتے ہیں کہ کون سی نیوز صحیح ہے, کون سی غلط ہے, کون سے ٹرسٹڈ نیوز پورٹلس ہے جن سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے, اور کون ایسے ہے کہ جو بس بول رہے کہ ہم رپورٹر ہیں, مائک ہاتھ میں لی اور رپورٹنگ کی. سو آئی تھنک اس کے لیے اٹس آل اباؤٹ فیکٹ چیکنگ. جو بھی ہم انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں وی ہیو ٹو میک شیور یہ کریڈیبل سورسز سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں, اینڈ اٹس آل اباؤٹ فیکٹس. سو یا جی ابھی اور بھی کچھ میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے کہ انہوں نے کریڈیبل سورس کہا, لائک جب ہم فیکٹ چیکنگ کرتے ہیں یا سورس یا ڈاٹا کہیں سے لاتے ہیں, ہمارے پاس بہت ساری ویب سائٹس ہے گورنمنٹ کی طرف سے جہاں پہ ڈاٹا ہے جو کہ ایک کریڈیبل سورس ہے جہاں سے ہم لے سکتے ہیں. لائک وی ہیو ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس اینڈ گورنمنٹ ڈاٹا جو ویب سائٹ ہے, اور ہمارے پاس ہے ایک کرائم مجھے ابھی نام یاد کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ سب ماہرین کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہاں تشریف لایا اور اتنی ویلیبل انفارمیشن ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے شمارے میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.